जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक, वो है मेजरमेंट एंड देयर यूनिट्स, यानी कि मापन और उसकी इकाइयाँ। ठीक, तो मापन क्या होता है और इकाई क्या होती है, और किसी भी वस्तु के मापन करने के लिए यानी कि मेजरमेंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों को आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं कि एक गोला है आपके पास। क्या है? एक गोल सर्कल है। उस गोल सर्कल का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो उस गोल सर्कल का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा इसको बताने का प्रयास कीजिए। जैसे ये गोल है, इस गोल सर्कल का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल आएगा, उदाहरण के लिए देख लेते हैं, 4 मीटर स्क्वायर। हालांकि ये 4 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, बट उदाहरण के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं कि चलो 4 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई दे रही, एक दिखाई दे रही 4 और दूसरा दिखाई दे रहा है मीटर, है ना। तो किसी भी वस्तु के मापन करने के लिए, किसी भी वस्तु का मेजरमेंट करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। एक है उसके अंदर दी गई संख्या और दूसरा उसके अंदर दिया गया उसका मात्रक। ठीक, जैसे एक चीज़ और अपन पता करते हैं, एक कोई ये वस्तु है, इसकी लंबाई अपने को निकालनी है। ठीक, तो इसकी लंबाई क्या है? आप बोलोगे सर इसकी लंबाई आएगी लगभग 10 मीटर। कितनी आएगी? 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दो चीज दिखाई दे रही, एक दिखाई दे रही संख्या, दूसरी दिखाई दे रही है मात्रक। ठीक, यूनिट। फिर एक चीज और समझते हैं कि जैसे मान के चलो आप मार्केट जा रहे हैं। ठीक, घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं। ठीक, मेहमान आ रहे हैं और मेहमान के लिए अपने को खाना बनाना है, और खाना बनाने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक थी वो अपन ने सारी ले ली और मार्केट से अपन लौट के घर आए। अचानक से अपन ध्यान भूल गए, अरे मेहमान जब आएंगे तो उनको क्या है कि सलाद भी तो देना चाहिए, है ना। तो सलाद जो अपन देने वाले हैं, उस सलाद में हम पापड़ या सलाद के अंतर्गत जो अपना खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, ये तो लाना भूल ही गए। तो किसी एक बच्चे को बोला कि बच्चा जल्दी से फटाफट जाओ मार्केट से खीरा ले आओ, और वो खीरा लेने के लिए जाता है। अब मार्केट में पहुंचने के बाद बोलता है कि यार ये तो पूछना भूल ही गए कि कितना लाएं, है ना। तो वो फोन लगाता है कि मम्मी कितना खीरा चाहिए। मम्मी ने बोला जल्दी से जा, जल्दी से ला, और 2 लिया। तो 2 मतलब क्या? क्या 2 खीरा, या 2 किलो खीरा, या 2 बोरे भर के लाएगा खीरे का? क्या ले आएगा? 2 मतलब अभी अधूरी बात है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2 मतलब कितना? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मेजरमेंट में हमेशा यूनिट काम आएगी। बिना यूनिट के कभी भी मापन पूरा नहीं होगा। ठीक, हर एक चीज में देख लो, अगर मम्मी ने बोल दिया जल्दी से 2 किलो खीरा लाना है, तो यहाँ पे भी आपको एक संख्या दिखाई दे रही है और एक उसका मात्रक दिखाई दे रहा है। ठीक, तो किसी भी वस्तु को उसकी भौतिक राशि से तुलना करने पर जो हमें चीजें समझ में आती हैं, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो चीजें निकल के आती हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मापन क्या है? किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन करना मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पे ये समझ गए कि कभी भी किसी वस्तु का मापन करना होगा तो उसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक होंगी। एक होगी उसकी भौतिक राशि, और दूसरा उस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने वाला तुलनात्मक उसका मात्रक, है ना। तो यहाँ पे दो चीज अपने आप क्लियर हो जाती हैं कि मापन के लिए भौतिक राशि और उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि और उसके मात्रक की, बिना मात्रक के आप उसकी भौतिक राशि से तुलना कर ही नहीं सकते, और बिना भौतिक राशि के मात्रक से तुलना किए बिना आप किसी भी वस्तु के मेजरमेंट को नहीं निकाल सकते। उसकी फिक्स जो मैग्नीट्यूड होती है, जो उसका परिमाण होता है, उसको आप नहीं निकाल सकते। जैसे मैं कहूँ कि इसकी लंबाई बतानी है, तो आप बोलोगे इसकी लंबाई सर आप लगभग 10 होगी। तो 10 क्या? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, क्या 10 क्या? बोले कि सर 10 नहीं 100 होगी। तो 100 क्या होगी?
कुछ तो हमें उसके बारे में अंदाज लगाना पड़ेगा ना। तुलनात्मक रूप से कोई ना कोई एक यूनिट तो डालनी पड़ेगी, बिना यूनिट के आप किसी भी वस्तु का मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक बात क्लियर हो गई होगी। और इस बात के क्लियर होने के बाद ये चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि आपको किसी भी वस्तु की भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ उसका मात्रक यानी कि मेजरमेंट के लिए दोनों चीज़ चाहिए। ठीक, अब जो भौतिक राशियां होती हैं यानी कि ये जो आपकी राशियां हैं भौतिक राशियां, ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, है ना। आमतौर पे आपने देखा होगा, एक होती है सदिश राशि, दूसरी होती है अदिश राशि। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इससे अलग हटके और जो डेप्थ में जो नॉलेज प्राप्त करना है उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भौतिक राशियां जो होती हैं वो दिशा प्लस परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, दिशा प्लस परिमाण के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो उसके अंतर यूज मात्रक होता है, उस मात्रक के आधार पर भौतिक राशियां बाकी के 3 अलग प्रकार की होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप भौतिक राशियां पूछी जाएंगी तो भौतिक राशियों को बताने के लिए आपको कुछ मात्रक और कुछ दिशा और परिमाण के आधार पर इनको क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। ठीक, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वैसी राशियां कहलाती हैं सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। स यानी कि किसी भी चीज का उसमें होना, और जिसमें दिशा नहीं होती उसको अपन कहते हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें आपका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। जैसे आप उदाहरण के लिए समझो कि एक व्यक्ति घर से थोड़ी दूर की ओर जाता है, तो घर से थोड़ी दूर जाता है, अब जाते समय यहाँ पे ये दिशा पता नहीं चल पा रही कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी है वो एक अदिश राशि होगी यानी कि डिस्टेंस जो है वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लगभग 20 मीटर दूरी पर जाके स्थित हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, अब ये किसी भी दिशा में हो सकती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती, जैसे कि समय, अब बोले कितने बज रहे हैं कि 4 बज रहे हैं, तो किस दिशा में बज रहे हैं? टाइम का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। लंबाई के 4 मीटर लंबी रॉड, तो किस दिशा में? वहाँ पे भी नहीं होता। स्पीड यानी कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन किस दिशा में चल रही है? नहीं पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें जैसे कि चाल हुआ, दूरी हुआ, समय हुआ, है ना, ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं होगी, परिमाण अकेला होगा, तो वो भौतिक राशि कहलाएगी अदिश यानी कि स्केलर। और ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे वो कहलाएगी सदिश यानी कि वेक्टर। जैसे उसके उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, चाल यानी कि स्पीड जो है वो अदिश है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ट्रेन चल रही। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं, मार्कर पृथ्वी की ओर जाएगा, तो अब ये मार्कर जब नीचे की ओर जाएगा तो इसमें भी एक स्पीड होगी ना, उसी स्पीड को हम क्या कहेंगे? वेग यानी कि वेलोसिटी। जब कभी भी किसी भी वस्तु की स्पीड में वेग जुड़ जाता है, डायरेक्शन जुड़ जाती है, सॉरी, अगर डायरेक्शन जुड़ जाती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? वेग कह देते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं, है ना। जैसे एक वस्तु उत्तर की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो उत्तर की ओर यानी कि दिशा क्या हो गई? निश्चित हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया? वेग सदिश हो गया, जबकि चाल क्या है? अदिश है ना। ऐसी दूरी क्या है? अदिश यानी कि स्केलर है। बल्कि अगर यहाँ पे हम विस्थापन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सदिश होता है। कैसे? जैसे अब यहाँ से एक व्यक्ति घर से निकला, ठीक है, स्टूडेंट कोई कोचिंग जाने के लिए, तो वो कोचिंग जा रहा है और इसके बाद कोचिंग जाने के बाद वो यहाँ पे ये अपनी कोचिंग पहुँच गया। तो कोचिंग गया तो इतनी दूरी उसने तय की, ये दूरी कितनी है? 400 मीटर है। 400 मीटर की दूरी उसने तय की और अपनी कोचिंग पहुंच गया। तो अब यहाँ पे विस्थापन क्या है? दूरी क्या है? विस्थापन ये है किसी भी वस्तु की प्रारंभिक, यानी कि ये ए पॉइंट उसकी प्रारंभिक स्थिति थी और ये उस वस्तु की क्या है? अंतिम स्थिति है ये।
तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकालेंगे, मिनिमम डिस्टेंस जो कि ये निकल के सामने आ रही है, ये मिनिमम डिस्टेंस जो होगी यही कहलाएगा उसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। किसी भी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और विस्थापन से आप समझ जाएंगे कि वस्तु यहाँ रखी थी, अब यहाँ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ईस्ट नहीं है, वो नॉर्थ नहीं है लेकिन नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर वो वस्तु स्थित है, अर्थात यहाँ पे विस्थापन में आपको डायरेक्शन पता चल जा रही है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ, फिर से ध्यान रखना, ऐसी भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंतर्गत आपको डायरेक्शन मिल जाए। और मैग्नीट्यूड तो देखो दोनों में ही होगा, बिना मैग्नीट्यूड के कोई भौतिक राशि हो ही नहीं सकती। मतलब जैसे कि मेरी परछाई, तो आप मेरी परछाई की लंबाई ज्ञात कर सकते नहीं, चौड़ाई ज्ञात कर सकते नहीं, तोल सकते हैं कि कितने किलो है मेरी परछाई नहीं। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को आप पढ़ेंगे तो अगर वो भौतिक राशि होगी तो उसके अंतर्गत मैग्नीट्यूड तो अवश्य होगा, मिनिमम से मिनिमम उसका कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा, उसी वैल्यू को आप नाम दे देते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। ठीक है, अदिश राशि वो होगी जिसमें केवल ये मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। सदिश राशि वो होगी जिसमें केवल जिसमें मैग्नीट्यूड और क्या है आपकी डायरेक्शन दोनों होगी। एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं, जैसे वेलोसिटी हुआ, जैसे एक्सेलरेशन हुआ, जैसे मोमेंटम हुआ, ये सारे के सारे जो हैं वो सदिश हैं यानी कि वेक्टर हैं। इंग्लिश में जो अभी नाम लिए उनको हिंदी में वेग को कहते हैं वेलोसिटी, संवेग को कहते हैं मोमेंटम, त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। ये सारे के सारे कैसे हैं, सदिश राशि हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बना देता हूँ, वो है वाह। अधिकांशतः जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सब में जहां जहां वाह लगा हुआ है वो सारी की सारी कैसी हैं, सदिश राशि है। जैसे वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, आवेग है, संवेग है, ये सारी की सारी क्या है, सदिश राशि हैं। लेकिन कुछ ऐसी राशि हैं जिनमें वाह नहीं होता फिर भी वो सदिश राशि होती है, तो आपको याद रखना है, जैसे कि भार, इसमें वाह नहीं है फिर भी ये सदिश राशि। एक ट्रिक बनाए याद करने के लिए, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। और कुछ ऐसी भौतिक राशि होती हैं जिनमें वाह होता है फिर भी वो सदिश राशि नहीं होती, जैसे कि द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे वाह आ रहा है, भले ही आधा आ रहा है लेकिन वाह तो आ ही रहा है ना, और वाह आने के बाद भी ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, वो दो भागों में बटी हुई हैं, दिशा और परिमाण के आधार पर, सदिश और अदिश यानी कि वेक्टर और स्केलर, और मात्रक के आधार पर ये जो यानी कि यूनिट के आधार पर इनको बांटे तो फिर हमें पता चलता है कि एक भौतिक राशि जो होती है वो है मूल भौतिक राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी होती है व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, तीसरी होती है पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, जैसे समय अपने आप में इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लंबाई अपने आप में इंडिपेंडेंट है, द्रव्यमान अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे की सहायता से व्यक्त नहीं की जा सकती, वो सारी की सारी मूल भौतिक राशियां कहलाएंगी। और मूल भौतिक राशियों की संख्या है टोटल 7। इंपॉर्टेंट है, सातों की सातों इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगी। और यदि 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों से जुड़कर अगर दूसरी भौतिक राशि बनती है तो उसको अपन कहते हैं व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड। जैसे क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसमें एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। आप लंबाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा, जैसे चाल भी है, चाल यानी कि स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, तो यहाँ पे दूरी भी आ गई और समय भी आ गई, तो ये दोनों दूरी बटे समय मिलाकर क्या बन जाएगी, चाल, यानी कि ये भी व्युत्पन्न है, डेराइव्ड है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी
मूल भौतिक राशि जिनकी संख्या 7 है, और ऐसी भौतिक राशियां जो 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हैं वो कहलाती है व्युत्पन्न। और ऐसी भौतिक राशियां जो न तो मूल राशि होती हैं ना व्युत्पन्न राशि होती हैं, इसके अलावा अलग हटके होती हैं, वो कहलाती हैं पूरक यानी कि सप्लीमेंट, और इनकी संख्या केवल 2 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे याद करनी है 7 और 2 9, और 9 के अलावा जितनी आएंगी सारी की सारी व्युत्पन्न राशि आएंगी, किसी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं वो मूल भौतिक राशि, जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बन रही हैं वो व्युत्पन्न, और पूरक के अंतर्गत जो दोनों कैटेगरी से बाहर हैं वो पूरक हैं। ठीक, इतना पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे आगे अपन पढ़ेंगे तो मात्रक भी जानेंगे। पहले अपन इतना जान लेते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मापन। मापन में हमने देखा किसी भी वस्तु के मापन करने के लिए 2 चीजों का पता होना जरूरी है। एक है उसकी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा उसका मात्रक यानी कि उसकी यूनिट। अगर ये दोनों चीजें पता होंगी तो ही हम किसी वस्तु का मेजरमेंट निकाल पाएंगे, नहीं तो हम उस वस्तु का मेजरमेंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, अब अगर हम देखें मेजरमेंट की परिभाषा क्या है। ठीक, तो मेजरमेंट किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन करना ही, कंपैरेटिव स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है उसकी भौतिक राशि से। ठीक है, यहाँ पे आपको चीजें थोड़ा ध्यान देना पड़ेंगी कि मापन क्या है, किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से यानी कि उसकी जो यूनिट है उससे उसका तुलनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मापन यानी कि मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे मापन को ज्ञात करने के लिए उसकी भौतिक राशि और मात्रक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो अभी हमने बताया। उसके बिना आप इस वस्तु के या किसी भी वस्तु के मापन को नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो यही चीज आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो मापन क्या है, यहाँ पे आपको मेजरमेंट के बारे में उसकी डेफिनेशन मिल गई है। अब मेजरमेंट के अंतर्गत भौतिक राशियां पढ़ लेते हैं। तो भौतिक राशियां जिन राशियों को आप संख्या में, जैसे अपन अभी तक बात कर रहे थे ना कि जैसे 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर या 4 किलोग्राम। ठीक, कोई भी एक संख्या में जब अपन व्यक्त कर रहे हैं तो जो आपको संख्या दिखाई दे रही है ये संख्या ही क्या कहलाती है, क्वांटिटी कहलाती है। कौन सी क्वांटिटी, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी राशि जिसे आप संख्या में या पदों में, भौतिकी के नियम के अनुसार पदों में यानी कि उनको आप सिस्टमेटिकली डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम क्या नाम देते हैं, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको आप संख्या में, नंबर्स में बता सकते हैं कि कितना उसका भाव है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसी को ही आप क्या कह सकते हैं, भौतिक राशि। जहां संख्या नहीं होगी वहां भौतिक राशि नहीं होगी। जैसे मैंने कहा मेरी परछाई, तो मेरी परछाई कितनी है, 4 मीटर लंबी है, तो परछाई का कुछ तो मैग्नीट्यूड आएगा ना, परछाई का कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो बोर्ड का आ सकता है, जैसे ये बोर्ड है पूरा जिस पे अपन पढ़ रहे हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई आ सकती है, कुछ ना कुछ चौड़ाई आ सकती है। तो उसको बताने के लिए संख्या लिखना पड़ेगी ना कि ये बोर्ड 4 मीटर लंबा है या 3 मीटर चौड़ा है। तो जो हमें संख्या में दिखाई दे रहा है वही तो उसकी भौतिक राशि है ना। तो भौतिक राशि कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि लंबाई है, लेंथ, ठीक है, टेम्परेचर, द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम, बल यानी कि फोर्स, दाब यानी कि प्रेशर। ये सारे की सारी आपको इस साइड इंग्लिश में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, आपकी भौतिक राशियां हैं। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को आपने 2 अलग अलग आधारों पे बांट दिया है। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है, दिशा और परिमाण के आधार पर सदिश और अदिश में बांटा है, यानी कि वेक्टर और स्केलर में बांट दिया है। एक तो ये बांट दिया आपने। दूसरा आपने मात्रक यानी कि यूनिट के आधार पर, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। तो यूनिट के आधार पर आपने फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि पूरक राशि। ठीक है, यहां पे अपन देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो 2 प्रकार की, सदिश और अदिश। ठीक है, अब सदिश क्या होती है,
यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी सीधा सीधा आप याद रखेंगे जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा। या आप याद रखने के लिए इतना याद रख लेना, देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों में है ना, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लिखें सदिश और अदिश, है ना, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे आप थोड़ा गैप कर देना। स यानी कि किसी चीज का होना, अ यानी किसी चीज का नहीं होना। अनुपस्थिति होती है ना, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति यानी कि उपस्थित नहीं है, तो आ का मतलब हिंदी में क्या होता है, किसी भी चीज के नहीं होने की स्थिति को बताता है ना। तो अदिश यानी कि दिशा का नहीं होना, सदिश यानी कि दिशा का होना, और मैग्नीट्यूड तो दोनों में है ही सही। तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वही कहलाती है सदिश। ठीक, जैसे कि हमने अभी देखा विस्थापन है, भार है, वेग है, त्वरण, जिसमें वह आ रहा है अधिकांशतः वो कैसी है, सदिश राशि है। जिसमें वह नहीं आ रहा है अधिकांशतः वो कैसी है, स्केलर है। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज से थोड़ा डिनोट करके याद रख लेना। ठीक है, लिंक बन जाएगी। अदिश राशि तो सीधा सीधा जिसमें दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगा, वो कहलाएगी आपकी कौन सी राशि, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के आपके एग्जांपल हैं तो स्पीड है और टाइम यानी कि समय। ये जो है स्पीड यानी कि जो चाल है और टाइम यानी कि टाइम समय, ये दोनों कैसी राशि हैं, ये दोनों राशि हैं आपकी अदिश, यानी कि इसमें और भी कई उदाहरण आएंगे। ठीक है, फिर है मूल भौतिक राशि, यानी कि अपने ये मात्रक के आधार पर बांटी थी। मात्रक के आधार पर ये राशि कितने प्रकार की हैं भैया, तो ये मात्रक के आधार पर राशि है सबसे पहली मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, थोड़ा इनको समझ लेते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। यहाँ पे स्वतंत्र को आप अंडरलाइन करेंगे, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, अपने आप क्या कर लेती हैं, इंडिपेंडेंटली क्या हो जाती है, डिनोट हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती हैं, व्यक्त हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं, वैसी राशियां कहलाती हैं मूल भौतिक राशि। और इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। ठीक, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे नंबर 1 समय टाइम, दूसरा है लंबाई यानी कि लेंथ, तीसरी है आपका द्रव्यमान यानी कि मास, चौथा है टेम्परेचर यानी कि ताप, पांचवा है ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, छठवा है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और सातवां है पदार्थ की मात्रा यानी कि इसको मोल से प्रदर्शित करते हैं। यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में लिखी है, यानी कि टाइम है, लेंथ है, मास है, ठीक है, ताप, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, ट्रांसलेशन लिखा है टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसको किस में प्रदर्शित करते हैं, मोल में। तो ये कुछ भौतिक राशियां हैं जो कि कैसी राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक, इनकी आपको आगे चल के जरूरत पड़ेगी, तो इनको अच्छे से याद करना है, नोट करना है। ये जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये आपके नोट्स हैं, इन्हीं को आपको क्या कर लेना है, नोट करना है। ऐसा नहीं कि पीपीटी मिल रही है आपको तो पीपीटी में ही याद कर लो, नहीं, पीपीटी लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उस चीज़ को आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, कॉपी पर लिखेंगे, और लिखने के बाद उसको रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तभी जाके वो दिमाग में बैठेगी। नहीं तो क्या होगा, पेपर टाइम पे कन्फ्यूजन होगा और वो कन्फ्यूजन दिक्कत दे जाएगा। ठीक है, अब जो अभी अपन ने पढ़ी थी वो मूल भौतिक राशि थी, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी। अब है आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि कौन सी, व्युत्पन्न राशि। तो ऐसी भौतिक राशियां जो कम से कम 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के संयोजन से बनती हैं, यानी कि कैसी राशियां, मूल राशियां, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी जब 2 या 2 से अधिक जुड़ जाती हैं तब जो राशियां पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं आपका व्युत्पन्न राशि, यानी कि डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि आयतन, आयतन में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या हो जाती है, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, चाल यानी कि स्पीड, वेग यानी कि वेलोसिटी, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ये सारी की सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक क्या है, मूल राशियां हैं। जैसे चाल में आप देखोगे तो आपको मिलेगी दूरी और समय, दूरी बटे समय, तो समय आपने यहीं पे देख लिया था। ठीक है, अभी आपको बताया था समय, ठीक है, यहाँ पे आया था, ये मूल भौतिक राशि है। दूरी यानी कि दूरी को लंबाई में ही मापेंगे तो दूरी भी यहीं आ जाएगी। ठीक है,
ऐसे करके जितनी भी हैं सारी की सारी राशियां जो हैं ये जो है यहाँ पे आपको लिखी है ये सब व्युत्पन्न है यानी कि डेराइव्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है आपकी पूरक भौतिक राशियां। तो ऐसी भौतिक राशियां जो न तो मूल भौतिक राशि होती है और न ही व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है, बल्कि इन दोनों से अलग हटकर एक और राशि होती है, इसका नाम होता है पूरक यानी कि सप्लीमेंट क्वांटिटी। क्या होती है इसका नाम? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि पूरक राशि। और ऐसी राशियां जो होती हैं वो केवल दो ही हैं, नंबर एक है समतल कोण और दूसरा है घन कोण, ठीक है। दूसरा कौन सा है? घन कोण, समतल कोण और घन कोण, यानी कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दो प्रकार के एंगल जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं पूरक राशि के रूप में, समतल कोण और घन कोण। इनकी संख्या केवल दो ही है, तो आसानी से याद हो ही जाएगी, कोई विशेष दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हुए आपकी कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक के बारे में जानकारी। अब हम स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक होते हैं यानी कि किसी वस्तु को मापने के लिए, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, भौतिक राशि के लिए चुने गए सांकेतिक जो संकेत होते हैं, सांकेतिक सिंबॉलिक जो हम प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं को क्या कह देते हैं? मात्रक कह देते हैं, ठीक है। मात्रक जो होते हैं उनको आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मात्रक जो होते हैं वो मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, जैसे मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, पूरक मात्रक है। तो पूरक राशि के लिए जो इस्तेमाल होने वाले मात्रक हैं वो पूरक मात्रक हैं, मूल राशि के लिए जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो मूल मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशि के लिए इस्तेमाल होने वाले मात्रक जो हैं वो व्युत्पन्न मात्रक है। यानी कि ये जो मात्रक हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं राशियों पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक। तो मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, यहाँ पे चीजों पे ध्यान देना है कि किसी भी भौतिक राशि को यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए ऐच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से परिमाण को एक निश्चित मात्रक में डिजाइन करने के लिए जिस संकेतों का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? मात्रक। जैसे कि अगर मुझे इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो मैं यहाँ पे मीटर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे किलोमीटर लिख सकता हूँ। ये सारी चीज जो है वो मैंने संकेत के रूप में स्वीकार कर रखी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां होती हैं जिनके आधार पर इनको प्रदर्शित किया जाता है, वो है मात्रक की पद्धतियां। वो हम अभी थोड़ी देर बाद फिर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बल है, बल का हमने क्या ले रखा है? मात्रक न्यूटन ले रखा है, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते। एक चीज और याद रखना, चूंकि आपकी पहली क्लास है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जब कभी भी कोई भी मात्रक आप कैपिटल में देखें, जैसे कैपिटल एन है, कैपिटल पी है, कैपिटल जे है, कैपिटल ए है, कोई भी मात्रक जो आपको कैपिटल में दिख जाए समझ लेना वो किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। जैसे कैपिटल एन यानी कि न्यूटन, कैपिटल पी यानी कि पास्कल, ये दाब का मात्रक है, ठीक है। कैपिटल जे यानी कि जूल, जो कि किसका? कार्य का और ऊर्जा का मात्रक है। कैपिटल ए यानी कि एम्पियर, जो विद्युत धारा का मात्रक। यानी कि जब भी आप कैपिटल में देखें, ऐसी स्थिति में जैसे आपने ऐसे मीटर देखा है, ये स्मॉल है, तो ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिकों के नाम है, ठीक। तो वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं? किसी जो भौतिक राशि का मात्रक होता है वो कैपिटल में बना देते हैं, उसी को सम्मान देने के लिए। जैसे न्यूटन ने बल के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन ही बना दिया गया, ठीक। वही सारी चीजें आपको यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई दिख जाएंगी। लंबाई का मात्रक मीटर है और मीटर को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, जबकि न्यूटन को कैपिटल एन से और जूल को कैपिटल जे से, ठीक। अब ये मात्रक जो है वो आपके तीन प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट यूनिट, यानी कि ऐसी राशियां जो मूल राशियां होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होने वाले मात्रक मूल मात्रक होंगे। ऐसी राशियां जो व्युत्पन्न हैं तो व्युत्पन्न राशियों के लिए इस्तेमाल में होने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होंगे और पूरक राशि के लिए इस्तेमाल में होने वाले मात्रक पूरक मात्रक होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मूल राशियों के को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है वो मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसा अपन ने अभी देखा ना, मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। तो जब मूल राशियों की संख्या 7 है, उन्हीं के मात्रक भी मूल मात्रक कहलाएंगे, तो 7 ही होंगे ना। जैसे सेकंड जो है वो समय का मात्रक है और समय एक मूल राशि थी, है ना। मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है।
लंबाई जो है वो भी एक कैसी राशि थी, मूल राशि थी। ठीक, अब यहाँ पे किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, केल्विन जो है वो तापमान का मात्रक है, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, विद्युत धारा जो है वो उसका मात्रक एम्पियर हो गया, और मोल जो है वो पदार्थ की जो मात्रा थी उसका मात्रक। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 मूल भौतिक राशियां थी। कौन कौन सी? समय था, लंबाई था, द्रव्यमान था, ताप था, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और मोल। इन सब के क्या है, अपने अपने जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, आप याद रखने के लिए इस चीज को जोड़ लेना कि जो मूल राशि है उसके लिए जो मात्रक होंगे मूल मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशि है उसके लिए जो मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। जैसे व्युत्पन्न राशि क्या थी, एक क्षेत्रफल थी ना, आयतन क्षेत्रफल ये थी। तो अब इसी को ही हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी कि वर्ग मीटर। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। और क्षेत्रफल क्या है, एक आपकी व्युत्पन्न राशि, तो इसका मात्रक वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ये भी तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी एक शर्ट है, जैसे मेरी शर्ट है, तो ये मेरी शर्ट है, ये किसी और की शर्ट नहीं है, तो इसको मैं पहनूंगा, कोई और नहीं पहनेगा। कहने का मतलब जिसके लिए जिसको बनाया गया है वो उसी के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ठीक, चाल का मात्रक यानी कि स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम का मात्रक घन मीटर होता है। ठीक है, घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, एंड जो है ये स्पीड का मीटर पर सेकंड है, और मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल का। तो अलग अलग जो राशियां हैं उनके अलग अलग मात्रक होते हैं। ठीक है, अब है आपका पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जो पूरी तरीके से न तो मूल राशि पर निर्भर होते हैं न व्युत्पन्न राशि पे। जब ये राशियां ही इंडिपेंडेंट होती हैं, इन दोनों से अलग हटके होती हैं, तो ये मात्रक भी अलग हटके होंगे। जैसे आपने पढ़ी थी वहां पे समतल कोण एक क्या थी, पूरक राशि थी, तो इस पूरक राशि का मात्रक भी होगा अलग से हटके रेडियन, है ना। और ये घन कोण जो है इसका मात्रक होगा स्टेरेडियन। यानी कि 2 प्रकार की पूरक राशियां हैं, तो 2 ही प्रकार के क्या हैं, इसके मात्रक हैं। और ये राशियां पूरक राशियां हैं, तो ये मात्रक भी पूरक मात्रक होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती जा रही हैं, तो आपको व्यवस्थित नोट्स दिए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आपको क्या करने हैं, इनको लिख के याद कर लेना है। याद करने के बाद जब ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो अपना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में जब सिलेबस डिस्कस किया था तब भी बताया था कि अगर आप घर में ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत आती जाएगी। ठीक, अब इन मात्रकों को डिजाइन करने की कुछ पद्धतियां होती हैं, है ना। इन मात्रकों को डिजाइन करने की क्या होती हैं, कुछ मेथड्स होती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे इन मेथड्स को अगर हम देखें तो आपके सामने ये मेथड जो है वो है एक MKS पद्धति, एक है आपकी CGS पद्धति, एक है आपकी FPS पद्धति। तो 3 प्रकार की अलग अलग पद्धतियां अलग अलग देश में इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक, अब मान के चलो हमें कोई वस्तु बेचनी है, जैसे कि मान के चलो ये बोतल है पानी की, ये हमको बेचनी है, तो हमको हमारे देश में जो पद्धति है वो है MKS पद्धति। MKS पद्धति में M का मतलब क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मीटर। ठीक है, और K का मतलब है किलोग्राम। तो अगर मैं चाहूं इस बोतल को बेचने के लिए इसको तौल कर बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, तौल कर ये कितनी भारी है उसके हिसाब से मैं इसको बेचना चाहता हूं। ठीक, तो ये तौल में बिचेगी तो इसके लिए मैं क्या यूनिट इस्तेमाल करूंगा, किलोग्राम। लेकिन जिस दूसरे देश में मुझे ये बेचनी है, मान के चलो उस देश में ये FPS पद्धति उपयोग में लाई जाती है, तो वो किलोग्राम में नहीं बल्कि पाउंड में खरीदेगा ना, ये पाउंड में खरीदेगा। ये बोतल जो है वो किलोग्राम में नहीं पाउंड में आएगी। और किलोग्राम में मैंने इसकी मान के चलो रेट रखी 100 कि 1 किलो की जो बोतल होगी उसकी रेट रखी है 100। अब 1 किलो कितने पाउंड के बराबर है, पाउंड कम है कि ज़्यादा है,
पाउंड कम है तो रेट भी कम होगी, कितनी होगी, तो इस तरीके से दिक्कत आएगी ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों पद्धतियों में अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति के इस्तेमाल होने से समस्या पैदा होने लगी और इस समस्या के समाधान के लिए ही क्या किया गया, एक नवीन पद्धति का विकास किया गया जो थी SI पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि मात्रक की पद्धतियाँ क्या होती हैं। मात्रक की पद्धतियाँ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जो किसी भी मात्रक को डिजाइन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, किसी समूह के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं, उनको मात्रक की पद्धति कहते हैं। और मात्रक की पद्धतियाँ 3 हैं, यानी कि स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं यूनिट्स के लिए वो 3 बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं? MKS में M का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड सब में है। ठीक है, फिर उसके बाद CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। फिर उसके बाद FPS यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। ये तीनों अलग अलग पद्धति हैं, लेकिन अलग अलग देश में इन पद्धतियों के उपयोग होने से अलग अलग देशों में क्या आने लगी, समस्याएं आने लगी व्यापार संबंधी। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया, उसका नाम था SI पद्धति। ठीक, तो SI पद्धति जो है वो लगभग आप देख रहे हैं 1960 के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। 1960 के पहले अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां ही उपयोग में लाई जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियों के उपयोग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्या उत्पन्न हो रही थी। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे यहाँ किलोग्राम चल रहा है, हम किलोग्राम में खरीदेंगे, तुम्हारे यहाँ ग्राम खरीद रहा है तो ग्राम चल रहा है, ग्राम में खरीदोगे, तो व्यापार में दिक्कत आ रही थी। ठीक, अतः इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ से आपको याद रखना है माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति। किसकी? माप तौल की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति थी। उस समिति ने 1960 के अंतर्गत, कब? 1960 में जो आपकी MKS पद्धति है उसी MKS पद्धति में थोड़ा बहुत सुधार करके उसी पद्धति को आगे चल के SI पद्धति के रूप में क्या किया है, विकसित कर दिया है। अब MKS पद्धति से इनका क्या विशेष लगाव था? क्या MKS पद्धति ही इनके लिए सबसे अच्छी पद्धति थी? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है वो किसकी समिति है? माप तौल की। और इसमें कौन है समिति के अध्यक्ष और सदस्य? वैज्ञानिक हैं। और MKS पद्धति जो है ये एक वैज्ञानिक पद्धति थी, यानी कि वैज्ञानिक लोग जिस पद्धति का उपयोग करते थे वो MKS पद्धति का ही करते थे, इसलिए उन्होंने MKS पद्धति में ही सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति बना दी जिसका नाम है SI पद्धति। ठीक, 1960 में। लेकिन जब 1960 के अंतर्गत ये पद्धति लॉन्च हुई थी तब इसके अंदर 6 मूल भौतिक राशियां थी, 7 नहीं थी। 7वीं जो मूल भौतिक राशि है उसको बाद में लगभग 1967 में जोड़ा गया। ठीक है, तो आज की स्थिति में हम देखें तो हमें पता चलेगा इस मूल भौतिक राशि के कितनी SI पद्धति में यूनिट डिजाइन की गई हैं, तो 7। क्यों? क्योंकि SI पद्धति के अंतर्गत जो ये 7 डिजाइन की गई हैं वो सातों की सातों जो हैं वो मूल राशि हैं। 1960 में केवल 6 ही थी। ठीक है, 1960 में कितनी थी? ये 6 ही थी। और 1960 के बाद 1967 में एक और जोड़ दी गई। 67 में जो जोड़ी गई वो पदार्थ की मात्रा राशि थी और मात्रक मोल था। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेबल है ये व्यवस्थित टेबल आपको याद कर लेना। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलोगे सर ये कैसे याद होगा? देखो ये मूल राशि है, जैसे कि समय, उसका मात्रक सेकंड, इसको S से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये S कैसा है? स्मॉल है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, इसको kg से प्रदर्शित कर रहे हैं। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, इसको m से प्रदर्शित कर रहे हैं। तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन, इसको K से प्रदर्शित कर रहे हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, इसको A से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे A देखो आप कैपिटल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एम्पियर जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या नाम है? वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए वैज्ञानिक का नाम होने के कारण इसको सम्मान देते हुए हमने क्या कर दिया है? A कैपिटल। ठीक है, फिर ज्योति तीव्रता यानी कि इसका मात्रक है कैंडेला, और कैंडेला जो है उसको CD में लिखा हुआ है। और अगला जो है पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, और मोल का मात्रक है MOL। ठीक, तो ये आपके कुछ मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां,
मात्रक, मात्रक की पद्धतियां और साथ ही साथ आपकी सदिश और अदिश भौतिक राशियां। ये पूरा जो लेक्चर था आज हम इसमें जो संभवतः इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए। अब आपको क्या करना है, घर पे इनका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते आप क्या करेंगे, इससे संबंधित जो डाटा है वो किताबों में याद करेंगे। याद करने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और ये पूरा टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। इसके बाद मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए जय हिंद।